नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ इस बुलेटिन में साझा करेंगे। देखिए, एक तो कैबिनेट की बैठक पिछले कल ही हुई है और उसके बाद मुख्यमंत्री का अब दिल्ली दौरा आ रहा है। इस दिल्ली दौरे में क्या क्या चीज़ें जिन पर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे विभागों में, केंद्रीय मंत्रालयों में मुख्यमंत्री की मुलाकात होने वाली है। फाइनेंस कमीशन में एक एडिशनल मेमोरेंडम हिमाचल पहली बार दे रहा है हिस्ट्री में। इससे पहले फाइनेंस कमीशन में अलग से एडिशनल मेमोरेंडम कभी नहीं दिया गया है। इस तरह से और भी जो बड़ी अपडेट दिल्ली को लेकर है, इस दौरे को लेकर, क्योंकि इसी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री से मुलाकात मुख्यमंत्री की हो सकती है। लेकिन यहां जो आज जहां जहां ऑर्डर हुए हैं या जिन मामलों में घटनाक्रम अभी सामने आया है, सबसे पहले उनकी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आज डीए को लेकर महंगाई भत्ते को लेकर एक ऑर्डर हुआ है और भारत सरकार ने महंगाई भत्ते को लेकर खासकर एनपीएस कंट्रीब्यूशन वाले जो लोग हैं उनके लिए एक ऑर्डर किया था। उसको हिमाचल सरकार ने एक्सेप्ट किया है और आज जो ऑर्डर हुआ है वो किसके लिए हुआ है, जिसमें एक मुश्त डीए मिलने की अब जो रास्ता है वो साफ हो गया है। बड़ी घटना है, खासकर जब सरकारी विभागों के कर्मचारी जो डीए को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि उनको लेकर जो घोषणा है उस पर कब बात होगी। तो आज जो डीए की नोटिफिकेशन है उसकी बात करेंगे। कुछ रोज पहले, रादर 2 ही दिन हुए हैं, एजुकेशन बोर्ड का रिजल्ट आया था +2 का। आज उस रिजल्ट को वापस ले लिया गया है, एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट से डिलीट कर दिया गया है और बड़ी जल्दी रिजल्ट दोबारा आने वाला है। कुछ गड़बड़ हो गई है इसमें। ये पूरी गड़बड़ क्या है और इससे मेरिट कितनी बदल जाएगी, ये आज इस बुलेटिन में आपको बताएंगे। दोबारा रिजल्ट कब आ रहा है वो भी आपको बताएंगे, इसकी वजह भी बताएंगे। साथ में बात करेंगे यूपीएस को लेकर भ्रम क्यों फैलाया गया। ये हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों से रिलेटेड अपडेट है और हिमाचल में ये एक टिपिकल माध्यम से यूपीएस को लेकर ओपीएस की जगह यूपीएस का एक भ्रम फैलाया गया। अभी तक उसमें असलियत क्या निकली है, एनपीएस एसोसिएशन जो सरकार से मिली है उन्हें क्या आश्वासन मिला है, वो दोनों चीजें आपको आज जानना जरूरी है। पुलिस भर्ती का ग्राउंड टेस्ट कंप्लीट करने के बाद अब रिटर्न एग्जाम आ गया है। पूरा शेड्यूल आपको देंगे। खराब रिजल्ट पर ये बोर्ड के जो रिजल्ट हैं स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, उस पर रिपोर्ट मांगी है। उस रिपोर्ट में क्या क्या तथ्य मांगे गए हैं वो बात करेंगे। विमल नेगी के मामले में 2 बड़ी अपडेट आज हैं, क्योंकि आज हिमाचल हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और इस सुनवाई में जिन चीजों की तरफ को बात गई है वो चीजें देखना जरूरी है और 2 अपडेट आज इस मामले में आपको देंगे। जज बनने के लिए अब वकालत करना जरूरी है। मैं हाई कोर्ट के जजों की बात नहीं कर रहा हूं जो कॉलेजियम के माध्यम से सिलेक्ट होते आके हैं, क्योंकि वो तो बनते ही वकीलों से हैं, लेकिन ये जूनियर डिवीजन की बात है और ये पूरा मामला क्या है वो पूरी बात आपको बताएंगे। और जो शुरुआत करेंगे आईपीएस अधिकारी को दी गई एक एक्सटेंशन से, और ये हिमाचल कैडर के हैं लेकिन भारत सरकार में काम कर रहे हैं। 88 बैच के आईपीएस हैं तपन कुमार डेका। इनको लेकर जब हिमाचल में जब भी डीजीपी को लेकर सिलेक्शन की बात चलती थी तो इनका नाम और श्याम भगत नेगी का नाम सब लेते हैं कि क्या ये आ सकते हैं वापस या नहीं। और उसकी वजह यह है कि इन अधिकारियों का जो प्रोफेशनल जो तरीका है काम करने का, उसका एक अपना रेपुटेशन है। श्याम भगत नेगी तो खैर हिमाचल के ही हैं, तो उस नाते भी उनको उस तरह की प्रेफरेंस मिलती है, लेकिन दोनों ही वापस नहीं आए। देखिए, तपन कुमार डेका रिटायर हो रहे हैं 30/6/2025 को, लेकिन भारत सरकार ने इनको डायरेक्टर आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के पद पर 1 साल की एक्सटेंशन दे दी है। तो अब आप देखिए कि हिमाचल आने की बात तो दूर, लेकिन इनको 1 साल की एक्सटेंशन दे दी गई है भारत सरकार में। और जो सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफिसर्स हैं, मनीषा सक्सेना, उनकी तरफ से ये आज ऑर्डर जारी किया गया है। तो तपन कुमार डेका 1 साल की एक्सटेंशन इनको अब मिल गई है और ये जो एक्सटेंशन है उसके बाद अब इनका आना वैसे ही संभावना खत्म हो गई है। हिमाचल पुलिस में डीजीपी के पद पर प्रेजेंटली डीजीपी रैंक में 2 अधिकारी हैं और दोनों ही इसी महीने रिटायर हो रहे हैं। इन केस अगर डीजीपी को एक्सटेंशन ना मिले, जिनका मामला जो चल रहा है आगे एक्सटेंशन को लेकर या फिर जो इन्होंने अप्लाई कर रखा है उसमें भी। इसके बाद एक बात करेंगे स्कूल का जो अभी अपडेट चल रहा है उसको लेकर कि स्कूल एडमिशन में एक राहत मिली है। ये मामला हमने ही उठाया था, क्योंकि
बाकी कुछ जो व्यूअर हमारे होते हैं जो ज़्यादा जानकारी अपने सब्जेक्ट से स्पेसिफिक रखते हैं और हमारे साथ फिर साझा करते हैं, कोई समस्या आए तो उसको सुलझाने को लेकर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसमें बात रखने को कहते हैं। ऐसे ही एक व्यूअर के माध्यम से हमें ये पता चला था, क्योंकि जो पहली कक्षा में एडमिशन का प्रक्रिया बना दी गई थी उसमें जो एक व्यवस्था थी कि जो सिस्टम में पहले लोग आ गए हैं, बच्चे आ गए हैं जो प्री प्राइमरी में है या प्री नर्सरी में है, उनके लिए वो जो कंप्लीट 31 मार्च को 6 साल वाली शर्त है वो लागू नहीं होगी, या फिर जो जो व्यवस्था इसमें दी गई है कच्ची 31 मार्च के डेडलाइन के हिसाब से। तो ये मसला उठाया गया, उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन भी डिपार्टमेंट ने इशू की और अब इनको इस मामले में राहत मिल गई है। और इस राहत के मिलने के बाद जिन जिन बच्चों को अब एडमिशन मिल रही है या जिन स्कूलों को ये रिलीफ मिला है एडमिशन के बाद, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में ऐसा भी था कि ये एडमिशन ना होने के कारण उनकी जो छात्र संख्या थी वो ऐसे पॉइंट पे आ गई थी कि वो डिनोटिफाई या फिर जो मर्जर चल रहा है उसके दायरे में स्कूल आ सकता था। तो ये अब थैंक्स कर रहे हैं, 2 दिन हमने ये विस्तार से मामला उठाया भी और उसको लेकर खबरें भी जो प्रकाशित की थी, अगले दिन उसका रिएक्शन भी आ गया था और वो फॉलोअप भी हो गया था। एक जो इंसिडेंट ऊना में आज हुआ है, बस स्टैंड के पास पंजाब रोडवेज की बस की चपेट में एक महिला आ गई है, वो दर्दनाक मौत हो गई है और इस एक्सीडेंट की अपडेट भी हमने आपको दी। सिर्फ जो बाकी जो डिटेल है वो विस्तार से आपको कल अखबार में भी मिल जाएगी, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के मुताबिक इस बात को करना ज़रूरी था, इस बात को आपको अपडेट करना ज़रूरी था। बाकी जो मामले हैं उनको लेकर एक जो स्कूल युक्तिकरण की अपडेट है वो आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनका भी ये फीडबैक है और इच्छा भी है बाकी लोगों की जो थोड़ा सुधार चाहते हैं सिस्टम में कि ये हो क्यों रहा है इस तरह से। एक बात ये कि जो एक एग्जांपल है सिरमौर का हमारे सामने, 21 स्टूडेंट जिस स्कूल में थे, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल चारना है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, 21 बच्चे स्कूल में हैं और अभी जो 10वीं का रिजल्ट आया वो सारे के सारे फेल हो गए। 17 जो हैं मल्टीपल सब्जेक्ट में फेल हैं और जो 4 बच्चे हैं वो एक सब्जेक्ट में फेल हैं। तो कंप्लीट रिजल्ट किसी का नहीं है, मतलब अगर 4 की कंपार्टमेंट समझें और बाकी कंप्लीट फेल तो ये रिजल्ट 0 हो गया। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? अब जो सिस्टम है हमारा एजुकेशन का, एटलीस्ट ऑफिसर जो ये कह रहे हैं कि ये सवाल पूछा जाना चाहिए पॉलिटिकल क्लास से, मतलब जो एमएलए हैं, मंत्री हैं और जो डीओ नोट लाते हैं और जो युक्तिकरण में जो सरप्लस टीजीटी हैं या टीचर हैं उनको ट्रांसफर नहीं करने देते। अभी देखिए शिमला, सिरमौर और इस तरह के कई जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर हैं जैसे टीजीटी हैं, क्योंकि इस स्कूल का जो इंसिडेंट है, जो एसएमसी के जो वहां प्रधान है उन्होंने ये बताया कि यहां पर मैथ और साइंस के टीचर ही नहीं थे। तो जब टीचर ही नहीं है तो 21 बच्चों को पढ़ाएगा कौन? और उसके बाद क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं इनमें बिना पढ़ाए बच्चा अपने आप तैयारी कर नहीं सकता और ये फेल हो गए। लेकिन एजुकेशन के अफसर ये कहते हैं कि अभी युक्तिकरण में भी जो ऑर्डर हुए, पहले जिन्होंने ज्वाइन भी कर लिया उनके भी विड्रॉ करवा दिए गए बाद में, और अभी भी युक्तिकरण में जो सरप्लस टीचर हैं उनके ऑर्डर ही नहीं हो पा रहे हैं। तो ये पूछना चाहिए सवाल पॉलिटिकल क्लास से, क्योंकि अगर शिक्षा मंत्री भी ऑर्डर कर दें, मुख्यमंत्री भी ऑर्डर कर दें, तो सत्तारूढ़ पार्टी के या विपक्ष के विधायक ही आ जाते हैं डीओ नोट लेके कि ये मेरी कंस्टिट्यूएंट है और इसको यहाँ से बाहर नहीं भेजना है। फिर वो ज्वाइनिंग नहीं होती और वो पहुँचते नहीं वहाँ पे और रिजल्ट फिर ऐसे आते हैं। तो ये जो पूरा मामला है ये इस तरह से समझने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ जहां खराब रिजल्ट आया है वहां पर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अब जो कार्रवाई की प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दिया है। एक चिट्ठी इशू हो गई है और उसमें 2 सेगमेंट बनाए गए हैं। जहां रिजल्ट 25% से कम है स्कूलों का, वहां हेडमास्टर या प्रिंसिपल को रीज़न बताना पड़ेगा। कंसर्न सब्जेक्ट का जो टीचर है उस पर तो एक्शन होगा ही, लेकिन पहली बार स्कूल के जो मुखिया हैं उन पर भी बात आ रही है। अब हम ट्रेडिशनल जो चीज़ें चल रही हैं ये अच्छा नहीं लगता खुद भी बोलना कि एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, गाज गिरेगी, ये सारे चीज़ें, क्योंकि प्रयोग जो हो रहे हैं सरकारों में वो प्रयोग सिर्फ एजुकेशन में हो रहे हैं, बाकी जगह कुछ नहीं है। ना 30 किलोमीटर का शर्त है, ना रिजल्ट का कोई उस तरह का है, तो ये प्रयोग सिर्फ एजुकेशन में चल रहे। लेकिन अब अगर इस तरह से होगा 8वीं तक जो अभी जो राइट टू एजुकेशन आरटी चल रहा है उससे पहले आप फेल नहीं कर सकते।
जो एक मैकेनिज्म बनाया गया है उसको बाईपास करने का या डिटेंशन का, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा अभी भी। और दूसरी तरफ जब 8वीं तक फेल नहीं होंगे तो 9वीं 10वीं में फिर होगा क्या, यही रिजल्ट आएगा। उसके बाद फिर ये एक्शन है कि 25% रिजल्ट है तो ऐसा होगा, 50% है तो ऐसा होगा। तो ये एक कार्रवाई की प्रक्रिया अलग से शुरू हो गई है और उसको लेकर अभी जो चिट्ठी इशू हो गई है, उस चिट्ठी इशू होने के बाद जो प्रक्रिया आगे चलेगी वो आपके सामने जल्दी आ जाएगी। लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है वो देखना चाहिए विभाग को भी और जो स्कूल के मुखिया हैं उनको भी, क्योंकि अदरवाइज जो हर साल की ये प्रक्रिया है, कभी इंक्रीमेंट रोकी जाती है, कभी बाकी चीज़ें होती हैं और यही प्रक्रिया फिर आगे जारी रहेगी। अगली बात करेंगे खेल संघों के अवार्ड की और तुर्की के सेब का जो विरोध हो रहा है। देखिए, तुर्की के सेब को लेकर विरोध का जो मामला है ये अब अलग लेवल पर चला गया है। एक तरफ आज जो भाजपा के सांसद हैं शिमला से सुरेश कश्यप, उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के नेता इस पूरे मामले में राजनीति कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो इनका संयुक्त किसान मंच है, जिसके जो ये हरीश चौहान जिसके प्रधान हैं, इन्होंने संयोजक हैं इन्होंने राज्यपाल से मिलकर एक ज्ञापन दिया है और ये कहा है कि तुर्की के सेब के आयात पर केंद्र सरकार पूरी तरह प्रतिबंध लगाए और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन भेजा जाएगा। राज्यपाल को दिया है, जो राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि वो इस ज्ञापन को आगे भेजेंगे। तो ये अलग एक सेक्टर है। यहाँ शिमला में क्योंकि मुख्यमंत्री आज सचिवालय में थे, लगातार बैठकों का दौर था, आगे बैठकें कौन कौन है वो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उसमें क्या है कि कोटखाई का एक प्रतिनिधि मंडल आया, वो मुख्यमंत्री से मिला और उन्होंने फिर से कहा कि आप भी पुश करें क्योंकि आप दिल्ली जा रहे हैं तो जो तुर्की का सेब है उसको कंप्लीटली बैन और आयात पूरी तरह से बंद करना चाहिए, क्योंकि ये मौका है, जो अभी मौका हाथ आया है ये चूकना नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये तुर्की के सेब को लेकर जो एक माहौल बना है वो आपके सामने है। खेल संघों के अवार्ड की बात करें तो आज शिक्षा मंत्री ने खेल जो स्कूल खेल संघ है, ये हिमाचल स्कूल खेल संघ, इसके जो 68th राष्ट्रीय स्कूल खेल हुए थी प्रतियोगिताएं, उनके विजेताओं को शिमला के पोर्टमोर स्कूल में ये कार्यक्रम था, उसमें जो है इनको ये पुरस्कार बांटे गए हैं। अब आप देखिए इसमें हुआ क्या कि 33 पदक हासिल किए हैं स्कूल खेल राष्ट्रीय स्कूल खेलों में प्रदेश ने, और ये जो पदक हैं ये इनके जो अवार्ड हैं वो अब शिक्षा मंत्री ने आज शिमला में जो ये कार्यक्रम हुआ उसमें दिए। और इसमें मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि गुणात्मक शिक्षा की ओर जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं वो क्या क्या किया जा रहा है और किस तरह से आगे सरकार इसमें काम कर रही है। स्कूल भर्तियों के जो शिक्षक भर्ती के मामले हैं उसको लेकर भी बात कही और जो पोर्टमोर की छात्राओं को भी सम्मानित किया गया, वो 12वीं कक्षा में बेहतर परिणाम लाने वाली छात्राओं को, वो भी वहाँ पर और 2-2 हज़ार रुपये इनको अपनी ऐच्छिक निधि से देने की घोषणा भी की। स्कूल खेल संघ अवार्ड के बाद बात करेंगे जज बनने को अब जो ज़रूरी हो गया है उसकी बात करेंगे। और जो ज़रूरी हो गया है जज बनने के लिए वो है वकील। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है कि न्यायिक सेवा के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला ही है, सिविल जज जूनियर डिवीज़न के अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 3 साल की वकालत करना ज़रूरी हो गया है। मतलब आपने लॉ की डिग्री की, उसके बाद आपको बार काउंसिल में रजिस्टर करना पड़ेगा, 3 साल आपको वकालत करनी पड़ेगी, उसके बाद आप जुडिशियल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम है उसके लिए एलिजिबल होंगे। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, बीच में होल्ड हो गई थी। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसीह और न्यायमूर्ति K विनोद चंद्रन की जो पीठ है उसने ये फैसला दिया है कि न्यूनतम अनुभव की शर्त वर्तमान में चल रही न्यायिक प्रक्रिया भर्तियों पर लागू नहीं होगी, जो भविष्य की भर्तियां हैं उनमें ये लागू होगी। न्यूनतम वकालत करने की जरूरत उन जगहों पर लागू नहीं होगी जहां पर प्रक्रिया चल रही है, ये क्लियर किया इन्होंने। और ये भी कहा कि न्यूनतम अनुभव बार में 10 साल का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। मतलब जो सर्टिफिकेट है वो भी जिसका 10 साल की प्रैक्टिस है, बार में एक्सपीरियंस है, वो ही इसको आगे सर्टिफाई करेगा। तो ये क्योंकि जुडिशियल सर्विसेज के काफ़ी एग्जाम हिमाचल में होते हैं और लोग इनके लिए तैयारी भी करते हैं, उसके लिए सूचना ये ज़रूरी थी, वो बात आपके साथ अभी इस बारे में की। विमल नेगी केस में सुप्रीम आज हिमाचल हाई कोर्ट में सुनवाई थी और सुनवाई के दौरान 2-3 चीज़ें इसमें हुई हैं, अपडेट आपको देंगे। पहली बात तो ये, क्योंकि ये मामला है CBI को केस देने का, जो परिजनों की तरफ से पिटीशन दी गई है और उसमें आज बड़ी इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो हुई है।
पहली बात यह कि जो स्टेटस रिपोर्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी ने कोर्ट में सबमिट की है और वो जो याचिकाकर्ता से भी शेयर करने को कहा है, ये बंद लिफाफे में दी गई थी। आज कोर्ट की सुनवाई के दौरान जो पुलिस, शिमला पुलिस की जो एसआईटी है, खासकर एसपी शिमला को लेकर एक कमेंट किया गया कोर्ट में, जज ने ये कहा। उसके बाद जो डीजीपी हैं जिनकी बंद लिफाफे में रिपोर्ट थी, वो पिटिशनर के साथ शेयर करने को कहा गया है। हालांकि एफिडेविट सबमिटेड बाय एसीएस होम ओंकार शर्मा जिसमें डिटेल्ड फाइंडिंग है, क्योंकि इन्हीं की जो रिपोर्ट थी इंक्वायरी की, इंक्वायरी रिपोर्ट को कोर्ट में मंगवाया गया था 2 बजे। उसके बाद ये कहा कि जो इनकी डिटेल्ड फाइंडिंग है ओंकार शर्मा की, जो एसीएस होम है, द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड दैट इट बी शेयर्ड विद द बेंच। फिलहाल ये बेंच से शेयर होगी, फिर जुडिशियल स्क्रूटनी के बाद इसको फैमिली को अवेलेबल करवाया जाएगा, ये बात कही गई है। जब कोर्ट ने ये डिसाइड कर लिया, इसका मतलब अभी तक ऊर्जा विभाग आरटीआई में भी इस रिपोर्ट को नहीं दे पाएगा। अभी तक आरटीआई में भी रिपोर्ट बाहर नहीं गई है। दूसरी तरफ जो सुनवाई है वो कल इसमें दोबारा होगी। तो अभी जो अपडेट है विमल नेगी के मामले में यही है। बाकी चीजें स्टेटस को उसी तरह का है, चाहे वो जमानत को लेकर जो जमानत मिली हुई है आरोपियों को, या बाकी जो चीजें हैं वो एज इट इज इस केस में है। अगली बात करेंगे खराब रिजल्ट पर जो रिपोर्ट मांगी है, पहले आपको बता चुका हूं। अब बात करेंगे सीधा और सीधा जो है पुलिस भर्ती के एग्जाम की। देखिए पुलिस भर्ती के एग्जाम, क्योंकि अब जो ग्राउंड टेस्ट है वो हो गया है कांस्टेबल क्लास 3 नॉन गैजेटेड के लिए। लोक सेवा आयोग ने शेड्यूल दिया है कि 15/6/2025 को टेंटेटिव डेट एग्जाम की रहेगी। आज शेड्यूल दिया गया है। एनवायरमेंट ऑफिसर की 5/6/2025, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ग्रुप सी की 22/6/2025, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की 5/7/2025 और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की 6/7/2025। मतलब जून और जुलाई का शेड्यूल ये है। इसमें पुलिस भर्ती का जो एग्जाम है वो 15/6/2025 को होने जा रहा है। ग्राउंड टेस्ट हजारों युवाओं ने दिया है, उसी के हिसाब से आगे तैयारी करें, देखें कि क्या क्या इसमें करने को है और किस तरह से आगे बात चलेगी। लेकिन सूचना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हजारों इसमें परीक्षा दे रहे हैं, तो ये आपके साथ साझा हमने इंफॉर्मेशन की। अब बात करते हैं यूपीएस पर भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है। अब देखिए भ्रम की मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक सिलेक्टिव माध्यम से ये हल्ला मचाया गया कि यूपीएस लागू हो रही है हिमाचल में, और अभी भी ना तो फाइनेंस के लेवल पर, ना भारत सरकार की कोई चिट्ठी फाइनेंस में अभी भी रिकॉर्ड पर है टिल डेट। ना चीफ सेक्रेटरी को आई है, ना फाइनेंस सेक्रेटरी को आई है, ना पेंशन विंग को आई है। पहली बात ये है। सेकेंड ये है कि जब ये चीजें फैलाई गई और उसके बाद जो एनपीएस के प्रतिनिधि कैबिनेट मंत्रियों कैबिनेट से ठीक पहले मिले, क्योंकि जब सिचुएशन इस तरह की होती है, भ्रम फैल जाता है, तो संभावित है ये और अपेक्षित भी है कि जो पक्ष होता है, जो प्रभावित हो सकता है उससे, उसमें थोड़ा पैनिक हो जाता है। फिर वो सभी कैबिनेट मंत्रियों के पास आते हैं और ये कहते हैं कि अगर इस तरह का एजेंडा कोई आए तो आप इसको अपोज करें और इसको ना होने दें। हालांकि उस तरह की बात नहीं आई, क्योंकि कैबिनेट में ये मामला आया ही नहीं, ना कभी मुख्यमंत्री ने उस तरह की बात कही खुद भी, कि जैसे वो कैबिनेट के पहले भी उनकी सचिवालय से बाहर बाइट हुई थी उस दिन, तब भी उन्होंने नहीं कहा। लेकिन महासंघ ने फिर अलग अलग मंत्रियों को ज्ञापन देके 2 तरह की मांगें की हैं। एनपीएससीए के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं प्रदीप ठाकुर, महासचिव भरत शर्मा, इन्होंने मंत्रियों को भी अवगत कराया और बाकी आज इन्होंने प्रेस नोट भी जारी किया था। अब इसमें यह कहा गया कि यूपीएस हिमाचल प्रदेश में लागू ना की जाए। पहली बात तो ये कही गई। दूसरी ये कि कम्यूटेशन की सुविधा को भी बंद ना किया जाए और पूर्ण पेंशन हेतु जो शर्त है उसको भी यथावत रखा जाए। बाकी मामलों को लेकर तो चलिए हम ये कह सकते हैं कि कैबिनेट सब कमेटी जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन की है उसने ये कह रखा है कि कुछ एक्सट्रीम स्टेप लेने की जरूरत है। अगर सरकार राजनीतिक रूप से अफोर्ड कर सके तो फिर उसमें पेंशन भी है, कम्यूटेशन भी है, रिटायरमेंट एज की बात भी है। लेकिन यूपीएस को लेकर कैबिनेट सब कमेटी ने कुछ नहीं कहा है, ना अपनी रिपोर्ट में, ना वर्बली, ना कहीं और भी किसी पक्ष ने कुछ नहीं कहा। तो फिर यूपीएस की बात कहां से आई? और जब ये कैबिनेट मंत्रियों से मिले एनपीएस वाले, तब भी सभी कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि ओपीएस कांग्रेस सरकार का एक फ्लैगशिप जिसका क्लेम है
है जिसको हम हर जगह कर सकते हैं, अगले इलेक्शन में भी करेंगे, तो इसको हटाने का या इसको बदलने का कोई इरादा नहीं है। ये जो एनपीएस की जो एसोसिएशन है उनके प्रतिनिधियों को भी जितने लोग मिले, मंत्रियों से मिले, या वो कल आप इसको अखबार में खबर के तौर पर भी देख लेंगे, तो उनको भी यही आश्वासन दिया गया कि ऐसी कोई राज्य सरकार के स्तर पर ऐसी कोई तैयारी नहीं है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे की। देखिए, आज मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठकों का दौर था। पहले एक बैठक चल रही थी, समीक्षा बैठक थी, फिर उसके बाद पावर सेक्टर से रिलेटेड एक मीटिंग थी, पावर सेक्टर के बाद फिर एक फाइनेंस से रिलेटेड मीटिंग थी, जिसमें जो अनस्पेंट मनी डिपॉजिटेड विभिन्न अकाउंट्स में या विभिन्न विभागों में पड़ा है, जिसकी मॉनिटरिंग फाइनेंस अब कर रहा है मुख्यमंत्री के निर्देश पर, उसको लेकर भी एक बैठक थी। और ये बैठक जो है हुई जो सचिवालय का जो आर्म्सडेल भवन है उसमें, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेंट ज्यादा थे। तो इसके बाद जो चीजें निकलेंगी, कितना इसमें पैसा इसमें इकट्ठा होगा, कितना ट्रेजरी में वापस आएगा, वो अभी फिगर सामने आना है। लेकिन अगले महीने की तैयारी के तौर पर अभी भी राज्य सरकार ने लोन अभी भी फ्लोट नहीं किया है। तो ये एक हो सकता है, एक संभावना हो कि जो अनस्पेंट मनी है बाकी विभागों से जिसकी उम्मीद है आने की, हो सकता है वो इसमें मिल जाए और कुछ इसमें राहत उस तरह की हो जाए जो हम चाह रहे हैं, या फिर जो अगले सैलरी पेंशन की कॉस्ट को झेलने के लिए ज़रूरी होता है। तो इसके लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि इसका क्या रिज़ल्ट सामने आता है, खासकर जो अगली सैलरी की जो कॉस्ट है या जिसको लेकर राज्य सरकार अपनी लोन की प्लानिंग के हिसाब से तैयारी करती है। लेकिन कल से मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा शुरू होगा और ये 24-25 तक रहेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये पहली बार है हिमाचल के इतिहास में कि एडिशनल मेमोरेंडम फाइनेंस कमीशन में दिया जा रहा है, और वो भी पूरी तैयारी के साथ, नए तर्कों के साथ दिया जा रहा है। और इसमें 3-4 कट्ठी शर्तें जो व्यक्त की गई हैं, डॉक्टर जो अरविंद पनगड़िया हैं उनसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुलाकात करेंगे। पिछले कल आपने देखा होगा उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, वो फाइनेंस कमीशन से मिलकर गए हैं, क्योंकि वो पहाड़ी प्रदेशों में एक ही तरह की समस्या है एलोकेशन की, जहां तक बात है, और कैपिंग की भी बात है, क्योंकि जो एक्सटर्नल एडेड का जो पैसा हिमाचल को आता है वो कैपिंग हो गई है, और उसमें उत्तराखंड और हिमाचल दोनों के ऊपर कैपिंग बराबर है। तो वो भी प्रभावित हैं, हम भी प्रभावित हैं। तो वो भी मिले हैं कल पनगड़िया से, और अब मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, वो अपनी बात रखेंगे। इसी दौरे के दौरान 24 तारीख को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण अपडेट रहने वाला है, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री चेयर करेंगे, तो राज्य का पक्ष रखने का एक मौका है। और जो सेब का मामला है तुर्की का, हो सकता है इस बहाने ये सुलझ जाए, क्योंकि कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं उनसे जो एक प्रतिनिधिमंडल ऑलरेडी जो बीजेपी समर्थित है वो भी मिल चुका है दिल्ली में जाकर, और इधर अगर मुख्यमंत्री कह देंगे तो फिर राज्य सरकार का एक ऑफिशियल वर्जन हो जाएगा, और हिमाचल के सेब को इससे बड़ी मदद मिलने वाली है। ऐसा सेब के जो विशेषज्ञ हैं या जो सेब के बागवान हैं वो भी इस चीज को समझ रहे हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं कि भारत सरकार इसमें फैसला लेगी। ये तो 2 महत्वपूर्ण बैठकें मुख्यमंत्री की हो गई, लेकिन इसके साथ कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी मुलाकात होनी है। उनमें क्या क्या मसले उठाए जाते हैं, क्या मसले सॉल्व होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ जो लोन लिमिट है उसको बढ़ाने को लेकर भी कोई बात होगी। इससे पहले ये लिखित में डिमांड की जा चुकी है, लेकिन इस बार क्या वो रास्ता बताती हैं उस पर नजर रहेगी। तो एक बात ये है, और इसके बाद अब बात करेंगे +2 के रिजल्ट की। 2 रोज पहले रिजल्ट आया था। देखिए 17 जो मई को ये रिजल्ट आया था, और इसमें 86,373 बच्चों में से 71,591 पास हुए थे। ओवरऑल रिजल्ट 83.16% रहा था, लेकिन अब ये परसेंटेज और बढ़ सकती है, ऐसा संभावना है। अगर परसेंटेज ना बढ़ी तो मेरिट बदल जाएगी, और मेरिट इसलिए बदलेगी क्योंकि इंग्लिश के पेपर की इवैल्यूएशन गलत हुई है। सबसे पहले हम इस मामले में क्रेडिट देंगे। आज तो प्रेस वार्ता चाहे जिस मर्जी ने की हो, लेकिन देखिए आज और भी जगह से रिएक्शन आए हैं, धर्मशाला से आए हैं, ऊना से आए हैं, और शिमला में बल्कि वीरेंद्र चौहान हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता कर दी, क्योंकि वो हो सकता है क्योंकि एजुकेशन में डायरेक्टरेट में है तो वहाँ कोई बात हुई हो और मामला टेकअप उस तरह से हुआ हो। लेकिन रिजल्ट वाले दिन से ही इस मामले में सबसे पहले जो इसको मीडिया में उठाया था वो डॉक्टर मामराज पुंडीर ने उठाया था, और
और ये जो शैक्षिक महासंघ है कोई, या इनके कोई पूर्व प्रांत मतलब प्रांत के पूर्व पदाधिकारी हैं ये, और इन्होंने ना सिर्फ वीडियो बना के भेजा बल्कि तर्क भी दिए कि जो टॉपर है उसके भी 90 नंबर हैं, उससे भी ज़्यादा नहीं है किसी के, तो इसमें कुछ चेकिंग में कुछ गलती हुई है। लेकिन पहले 2 दिन या फर्स्ट डे तो किसी ने इसको अंडरस्टैंड ही नहीं किया। हमारे पास भी ये वीडियो भी आया था, प्रेस नोट भी आया था इसमें, और उसके बाद जब अब चीज़ें सामने आई हैं तो देखिए कितना बड़ा ब्लंडर था। बेसिकली जब ये एक बार लीक हुआ था पेपर चुवाड़ी में शायद चंबा के, तो उसके बाद जो 16 नंबरों का सब्जेक्टिव पार्ट था उसमें कोई गड़बड़ हो गई। जो आंसर की थी वो वही रह गई, पेपर चेंज हो गया, और जब आंसर की के अनुसार पेपर चेकिंग की गई तो वो 16 नंबर की गड़बड़ इसमें हो गई, जिनको मार्किंग में लिया ही नहीं जा सका। आज सेक्रेटरी जो है बोर्ड के, उन्होंने फिर प्रेस वार्ता करके कहा कि हमने उस ब्रांच के 3-4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, और अब आज या कल ये रिजल्ट दोबारा से आ रहा है, इसलिए जो रिजल्ट पहले आया था उसको विड्रॉ कर लिया गया है वेबसाइट से, और रिजल्ट विड्रॉ करने के बाद अब नए सिरे से ये रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट में अब मेरिट बदल सकती है। 2 रोज पहले हमने इंटरव्यू भी कर लिए बच्चों के, उनके रिजल्ट भी छाप लिए, 2-2 पेज उसमें रिजल्ट के छप गए, लेकिन अब रिजल्ट फिर से चेंज हो सकता है। अब बोर्ड की जो मेरिट है वो कंप्लीट रूप से नई आएगी, क्योंकि इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट है और ये तीनों संकायों को प्रभावित करेगा। ये एक इसमें चेंज है वो आ सकता है। तो ये अभी तक के रिजल्ट की बात है। आज वैसे फिर इसमें जो प्रेस वार्ता की गई वीरेंद्र चौहान ने भी की, उन्होंने कहा कि पूरे मामले को ये पाया कि 12वीं की कक्षा के जो रिजल्ट हैं वो मेरिट में भी आ गए हैं, उनमें भी गड़बड़ हुई है, और इसी तरह से, और यही बात पहले जो ये मामराज पुंडीर हैं वो ये कह रहे थे, और ये भी कह रहे थे कि इतने कम अंक नहीं हो सकते, और कुछ बच्चों की मार्कशीट सार्वजनिक कर दी थी इन्होंने, और ये भी कहा था, अपील की थी कि बोर्ड एक पेपर जरूर चेक कर ले पहले, और उसके बाद पता चल जाएगा। और बात इनकी संदेह जो है बाद में सही निकला। तो ये बोर्ड के रिजल्ट की बात थी। अब बात करते हैं डीए की बात, और ये एक मुश्त डीए की बात है। इससे पहले कोर्ट को लेकर जो ऑर्डर था किसी स्टेट का, वो तो सबको पता है, वो उस तरह से चल रहा था। लेकिन अभी जो अपडेट है वो है बिजली बोर्ड को लेकर। हिमाचल सरकार में इस वक्त डीए को लेकर जो सबसे खुशकिस्मत कर्मचारी हैं वो हैं जिन्होंने अभी भी एनपीएस को चुना हुआ है ओपीएस की जगह। और वो इसलिए है क्योंकि एनपीएस के कर्मचारियों के लिए एक ब्लैंक ऑर्डर है पहले से किया हुआ कि जो भारत सरकार देगी वो उनको इंस्टेंट मिल जाएगा उसी डेट से जिस डेट से नोटिफिकेशन है, और उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। हिमाचल सरकार में लगभग सभी आईएएस अधिकारी, खासकर जो नए बैच के हैं, वो तो सभी एनपीएस में हैं। पुराने वाले जो एचएएस से इंडक्ट हुए आईएएस में, उनको भी जो एनपीएस में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर पहले की व्यवस्था उस तरह से चल रही है। तो अब जो आईएएस एनपीएस में है उनको तो इंस्टेंट डीए मिल जाता है। भारत सरकार 53% देगी तो 53 मिलेगा, 56 देगी तो 56 मिलेगा, इंस्टेंट मिलेगा, और राज्य सरकार से नोटिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है, सिंगल टाइम नोटिफिकेशन हो रखी है। तो सबसे खुशकिस्मत ये लोग हैं। अब दूसरे कौन हो गए? वो हो गए बिजली बोर्ड के कर्मचारी। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को लेकर आज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर्सनल का एक ऑर्डर आ गया है, ईशा का, और इसमें यह कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज डिसाइडेड टू अडॉप्ट the instruction of Government of India, Ministry of Finance Department of Expenditure, North Block, New Delhi, dated 2 April 2025, regarding dearness allowance rates for NPS subscription shall also be applicable in HPSCBL for all NPS subscribing employees, and dearness allowance would be admissible at the Government of India rates from the applicable dates। मतलब जिस डेट से एप्लीकेबल होगा इनको इमीडिएट मिल जाया करेगा जो एनपीएस सब्सक्रिप्शन में है। अब बिजली बोर्ड के कर्मचारियों से पूछना चाहिए कि उनको ओपीएस चाहिए कि एनपीएस चाहिए, क्योंकि अब इनको भी डीए इमीडिएट इंस्टेंट मिल जाया करेगा। और ये फैसला हो गया है, ये नोटिफिकेशन भी हो गई है, 20/5/2025 की है। डेफिनेटली हिमाचल सरकार की फाइनेंस की जो नोटिफिकेशन थी उसकी एनालॉजी पे इन्होंने परमिशन मांगी होगी, और उसके बाद ये परमिशन इनको मिल गई और ये ऑर्डर फिलहाल हो गया। हिमाचल सरकार में भी जो डीए को लेकर मसला है वो चल ही रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने बजट में कह रखा है, और बजट में 2 अनाउंसमेंट हैं, दोनों ही अभी ऑनगोइंग हैं। और एक है पेंशनरों को लेकर, मैं एग्जैक्ट अगर आपको बताऊं, पहली तो यही है
कि जो प्रदेश के कर्मचारियों को 3% की दर से महंगाई भत्ते की किस्त 15 मई 2025 से दी जाएगी। मतलब नोटिफिकेशन अब आगे जब मर्जी हो मिलेगी तो 15 मई से, तो आप अगर डिले भी हो रहा है तो उसमें ज़्यादा जो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये है कि 75 वर्ष की आयु वर्ग के पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। 15 मई से इस भुगतान की शुरुआत की जाएगी। ये दो अनाउंसमेंट जो पैरा नंबर 211 और पैरा नंबर 212 की हैं बजट अनाउंसमेंट की। तो इसको लेकर फाइल ऑलरेडी जो फाइनेंस ने पुटअप कर दी है, क्योंकि कैबिनेट के अनाउंसमेंट तो अलग बात है, मुख्यमंत्री की बजट जो एश्योरेंसेस होती हैं उनको एक एक करके आगे फिर सिरे चढ़ाना होता है, तो वो प्रक्रिया के अधीन है। डेट उसमें बताई हुई है, उसी डेट से ये भी हो जाएगा। लेकिन आज का जो हमारे सामने एक ऑर्डर है बिजली बोर्ड का, वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको एक एक करके जो जो चीज़ें चल रही हैं उनकी भी बात कर लें, क्योंकि 2-3 दिन से क्वेरीज आपकी हुई नहीं है और कैबिनेट की बैठक भी हो गई है। देखिए, 1000 रुपये है रिवैल्यूएशन फीस और गलत भी बोर्ड की है, सब पेपर्स चेक करें। कवि ये कह रहे हैं, कविराज नहीं, इस बार इवैल्यूएशन क्योंकि बोर्ड की तरफ से गड़बड़ हुई है तो अभी फीस कोई नहीं ले रहा। आप फीस से ना घबराएं, वो इसमें कोई इशू नहीं है। रोहित राजपूत कह रहा है हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में ना तो ओपीएस मिली है ना अभी तक डीए मिल रहा है, तो उनका क्या होगा। देखिए जी, ये तो पॉलिसी डिसीजन है, वहीं पता चलेगा, अभी वेट करना पड़ेगा इसके लिए। और प्रेम चौहान कह रहे हैं कि डीए नोटिफिकेशन का क्या हुआ, जो बजट स्पीच में कहा गया वो मैंने आपको बता दिया। लेखराज वर्मा जिला परिषद एम्प्लॉइज की बात कर रहे हैं, एनपीएस की, तो व्हाट अबाउट जिला परिषद एम्प्लॉय, दे आर आल्सो इन, नहीं मुझे नहीं लगता लेखराज जी एनपीएस या ओपीएस में ये हैं, लेकिन रिसेंट अगर कोई डेवलपमेंट हो तो आप साझा कर सकते हैं। अच्छा, एक करेक्शन बालकृष्ण वर्मा जी ने कर दी मेरी बात में कि 75 नहीं 70 बोला था, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ वैसे। और जो अनाउंसमेंट है वो भी 75, अच्छा 70 वर्ष से 75, बिल्कुल सही बात है, 70 से 75 वालों के लिए ये अनाउंसमेंट थी, ये इन्होंने करेक्शन कर दी। आगे जो टीजीटी से पीजीटी प्रमोशन रवि जम्वाल, ये शिक्षा मंत्री ने भी निर्देश दे दिए हैं, अभी तो ये हो जाएगी जी। एनटीटी का क्या हुआ, ये हाँ ये हम आज ज़रूर पता करेंगे इसके बाद कि इनकी जो अलॉटमेंट अगर पदों की हो गई हो तो उसके बाद ये एप्लीकेशन लेना शुरू करेंगे, और उसकी अपडेट जो है वो अब लेनी पड़ेगी कि क्या इसमें चल रहा है। हिमाचल डे पर 1 जून बोल दिया, अच्छा चलिए वो तो अलग बात है। जेई सिविल पदों के ग्रुप बी क्लासिफिकेशन, ये राहुल ठाकुर जी, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, अभी पर्सनल में ये मामला ट्रेस नहीं हुआ है। आप लोगों की क्वेरी ये मिल गई है, लेकिन जब रिप्लाई होगा तभी मैं इसमें आपको रिप्लाई कर पाऊंगा। ढली स्थित बच्चों को बजट में सरकार द्वारा ओवरटेक करने की घोषणा की थी, इसका अच्छा ओवरटेक करने की कोई बात नहीं, इसका चेक करते हैं। बीआरसीसी का क्या हुआ, सुनीता शर्मा जी पूछ रही हैं, इनका एग्जाम हो गया था, रिजल्ट को के बाद आगे क्या क्या हुआ है वो चेक करके आपको बताते हैं। स्कूल प्रिंसिपल प्रमोशन की बात हो ही गई। इंटर डिस्ट्रिक्ट पे तनु शर्मा जी अगर बचना चाहिए, क्योंकि अगली बार फिर ये जो ट्रेनिंग पॉलिसी है उसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो अभी 2 साल एक ही जगह पूरा करिए। इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ बट जिला परिषद, ये डिमांड है राजीव खूंड। और टीजीटी से पीजीटी प्रमोशन हो गया। और जो एसएमसी टीचर का एलडीआर एग्ज़ाम कब होगा, ये यशपाल सूर्यवंशी पूछ रहे हैं। बहुत जल्दी इसका शेड्यूल आपको मिल जाएगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने कहा था अभी पिछली मीटिंग में कि इसका जल्दी कर दें। एडमिशन मैटर के लिए धन्यवाद जी, ये रतन चौहान कह रहे हैं, जो मैंने आपको बुलेटिन में भी बताया था, क्योंकि इनकी तरफ से ये मामला पहले आया था शायद और ये सुलझ गया। अब तो कई बार कमेंट्स के ज़रिए जो मामले आते हैं, जब वो सुलझ जाते हैं तो वो एक बड़ी अच्छा फील होता है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। तो ये आज के कुछ प्रमुख मसले थे जो हमने आपके साथ साझा किए। आपके पास कोई और क्वेरी है तो इसी कमेंट बॉक्स में करें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।